वेलकम टू सीएम ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, जिसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसका अध्याय 4 हमारी वित्तीय संस्था का शॉर्ट नोट्स जो है ना देखने जा रहे हैं। ये जो है ना अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है ना इसमें मेन पॉइंट दिया गया है, जो कि कम समय में जो है ना रिवीजन आप कर सकते हैं। ये पूरे इकोनॉमिक्स का हर एक अध्याय बाय अध्याय दिया गया है। अध्याय 1, 2, 3 अपलोड किया जा चुका है, प्ले स्टोर में जाके आप देख सकते हैं। ये अध्याय 4 है। इसी प्रकार से अध्याय 7 तक आपको जो है ना समाप्त कर देंगे, आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारी वित्तीय संस्था है ना, ये होता क्या है हमारी वित्तीय संस्था। बात कीजिएगा भारत की वित्तीय संस्था है। भारत की वित्तीय संस्था को जो है ना हम मुख्यतः दो भाग में बांटेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे राज्य वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, एक होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को दो भाग में बांटेंगे। एक को कहेंगे भारतीय मुद्रा बाजार और एक को कहेंगे भारतीय पूंजी बाजार। ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर ये जो है ना बात करिएगा भारतीय पूंजी बाजार, इसको मुख्यतः तीन भाग में बांटेंगे: प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और तीसरे नंबर में है विकास वित्त संस्थाएं, है ना। इसके बारे में जो है ना आगे डिटेल से हम देखेंगे। फिलहाल जो है ना भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में हम लोग देखते हैं। इसे दो भाग में बांटेंगे, एक को बोलते हैं संगठित, एक को बोलते हैं असंगठित। ये होता क्या है संगठित और असंगठित, है ना। तो इसे बात कीजिएगा, संगठित की बात कीजिएगा तो संगठित में आपको आ जाएगा वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक और विदेशी बैंक। ये जो है ना संगठित के अंतर्गत आ जाएगा। और बात कीजिएगा इधर असंगठित के अंतर्गत बात कीजिएगा, असंगठित मुद्रा बाजार में तो आपका हो जाएगा, ये रहा आपका साहूकार, महाजन, सेठ, रिश्तेदार, है ना, ये चीज है। फिर बात कीजिएगा यहाँ पर जो है ना, इसे आगे बात करेंगे ये राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था को। इसे दो भाग में बांटेंगे, एक को बोलेंगे गैर संस्थागत और एक को बोलेंगे हम संस्थागत। गैर संस्थागत में महाजन, सेठ, व्यापारी, रिश्तेदार, ये जो है मतलब ये लोग क्या करते हैं, बिना कागजी कार्रवाई के ही जो है ना आपको ऋण मुहैया यानी कि कुछ पैसे जो है ना कर्ज पर देने का काम करते हैं, या तो साख के आधार पर या फिर जो है ना उसके बदले में आपसे कुछ इंटरेस्ट ब्याज लिया जाता है। यहाँ संस्थागत की बात कीजिएगा तो इसमें सहकारी बैंक हो गया, भूमि विकास बैंक हो गया, व्यवसायिक बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड एवं अन्य बैंक जो है ना संस्थागत बैंक के अंतर्गत आएगा। ये वित्तीय संस्था होता क्या है ना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वित्तीय संस्था के बारे में इससे बात कीजिएगा वित्तीय संस्था के बारे में, तो ये जो है ना आपको वित्त से अभिप्राय कार्य को चलाने के लिए आवश्यक पूंजी से है। ये पहला पॉइंट हो गया, है ना, वित्तीय संस्था का। दूसरा पॉइंट की बात कीजिएगा तो उत्पादन में पूंजी की आवश्यकता, दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए, पूंजीगत वस्तुएं खरीदने के लिए, मजदूरों को वेतन देने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, ये सब जगह पर जो है ना वित्तीय संस्था यानी कि वित्त का आवश्यकता होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात कीजिएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है वित्त की इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्था जो है ना वित्तीय संस्था कहलाती है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या है ना, तो इसे देखेंगे हम। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था तो ऐसी वित्तीय संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर ना वित्त का प्रबंध करती है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था इसे कहते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो एक भारतीय मुद्रा बाजार, एक भारतीय प्रतिभूति बाजार, जो कि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बता चुके हैं। ये हम लोग देखेंगे भारतीय मुद्रा बाजार क्या होता है। तो ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय है ना वित्त की व्यवस्था की जाती है ना, ये भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है ना। फिर बात कीजिएगा भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। आगे बात कीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट संगठित क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे आरबीआई कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक,
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक आते हैं। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर आते हैं। उन्हें देश के विभिन्न भागों में साहूकार, महाजन, सेठ, सर्राफ इत्यादि के नाम से हम लोग पुकारते हैं। इसे असंगठित है ना बैंक या फिर बैंकर कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कीजिएगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो इसे बात कीजिएगा तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी, है ना। इसका राष्ट्रीयकरण की बात कीजिएगा तो 1 जनवरी, है ना, कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। आगे बात कीजिएगा यहाँ पर, है ना, यह देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। यानी कि इसे जो है ना आरबीआई को हम लोग बैंकों का बैंक भी कह सकते हैं। बात कीजिएगा व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जनता की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करना तथा उद्योग एवं जो है ना व्यवसाय को उत्पादक कार्यों के लिए जो है ऋण प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग के महत्व को देखते हुए सरकार ने 1969 ईस्वी में देश के प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसका अर्थ यह है कि बैंक अब सरकार के नियंत्रण में काम करेंगे। इसका कहने का अर्थ क्या है, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, 50% से अधिक हिस्सेदारी अगर सरकार के पास है तो वो राष्ट्रीय बैंक यानी कि सरकारी बैंक सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत आएगा या उसे हम सरकारी बैंक कहेंगे। अभी वर्तमान में बात कीजिएगा तो वर्तमान डाटा बता रहे हैं सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या जो है ना 12 है। यहाँ जो बात कर रहे हैं 1969 में जो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, टोटल बात कीजिएगा, है ना, इसमें डेट जो था ना 19 जुलाई है। 19 जुलाई 1969 को जो है ना टोटल 14 बैंक का जो है ना राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये डाटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात हम लोग करते हैं यहाँ पर, है ना, कहता है इसका मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। निजी क्षेत्र के बैंक के बारे में देखें, कुछ ऐसे वाणिज्यिक बैंक जो निजी क्षेत्र में हैं, ऐसे बैंक जिनके नाम के अंत में जो है ना सीमित दायित्व जिसे जो है ना एलटीडी जुड़ा होता है, यानी कि लिमिटेड कंपनी जिसे बोलते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं। एलटीडी का मतलब होता है लिमिटेड कंपनी, है ना, यानी कि ये प्राइवेट बैंक होता है। आगे बात कीजिएगा, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बात कीजिएगा, है ना, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में ऐसे बैंक जिनका 50% से अधिक हिस्सा जो है ना सरकार रखती है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 27, ये किताब के अनुसार है ना, जब किताब का मुद्रीकरण हुआ था, छपाया था, उस समय की बात है। 27 है ना बैंक है, जिसमें 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, 6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, एसबीआई, और जो है ना इसके समर्थकता प्राप्त बैंक और 2 बैंक जो है ना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और आईडीबीआई जिसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को जो है ना शॉर्ट नाम आईडीबीआई बैंक है, और भारतीय महिला बैंक, ये सब जो है ना राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत यानी कि सार्वजनिक बैंक कहलाते हैं। आगे बात कीजिएगा, हाँ, विदेशी बैंक। तो विदेशी बैंक क्या है, तो विदेशी बैंक तो इस प्रकार का विदेशी बैंक जो अपना एवं मेजबान देशों का नियामक है ना नियम का पालन करता है, उसी को जो है ना विदेशी बैंक कहते हैं। असंगठित क्षेत्र की बात कीजिएगा तो भारतीय ग्रामीण शाखा का एक बड़ा भाग जो है ना अभी भी जो है ना देशी बैंकरों से लिया जाता है। व्यावसायिक बैंक की बात कीजिएगा, व्यावसायिक बैंक तथा सहकारी संस्थाएं ग्रामीण परिवेशों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का लगभग आधा भाग ही पूरा कर पाती है ना। इसकी शेष आवश्यकताएं साहूकार, महाजन, सेठ, सर्राफ है ना से जुड़ी होती है। ये ग्रामीण परिवारों को ब्याज की ऊंची दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं तथा कई प्रकार से उनका जो है ना शोषण करते हैं। भारतीय पूंजी बाजार की बात कीजिएगा, भारतीय पूंजी बाजार है ना, तो भारतीय पूंजी बाजार में उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन यानी कि 5
वर्ष से अधिक की अवधि तक, इसे दीर्घकालीन बोलते हैं। वित्तीय है ना, वित्त की व्यवस्था यानी कि पैसा की व्यवस्था किया जाता है। वित्त का अर्थ होता है पैसा, मुद्रा, है ना। भारतीय पूंजी बाजार मूलतः 3 वित्तीय संस्थानों पर आधारित है। वो है क्या? तो एक को बोलते हैं प्रतिभूति बाजार। क्या बोलते हैं? प्रतिभूति बाजार। ये प्रतिभूति बाजार, तो प्रतिभूति बाजार को प्राथमिक बाजार भी कहते हैं। इसका संबंध जो है ना कंपनियों के नए हिस्सों को जारी करना है। दूसरा पॉइंट में बात कीजिएगा औद्योगिक बाजार। औद्योगिक बाजार को द्वितीयक बाजार भी कहा जाता है तथा इसे स्टॉक एक्सचेंज अथवा जो है शेयर बाजार भी कहते हैं। इस बाजार में संयुक्त पूंजी कंपनी के वर्तमान हिस्सों और जो है ना ऋण पत्रों का कार्य क्रय विक्रय होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात कीजिएगा वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्था तो कृषि उद्योग के दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार की सहायता देश में कई विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की भी स्थापना हुई है। कृषि शाखा की दृष्टि से इनमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल जिसे नाबार्ड बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सबसे प्रमुख है। बात कीजिएगा उद्योग एवं व्यवसाय को दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाली संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि महत्वपूर्ण है। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। मुंबई देश की वित्तीय गतिविधियों का केंद्र है तथा यहाँ का पूंजी बाजार एक अत्यंत सुसंगठित बाजार है। यही कारण है कि यह शहर भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है या नाम से विख्यात है। मुंबई का शेयर बाजार दलाल स्ट्रीट में स्थित है, जिसके माध्यम से पूंजी बाजार का संचालन होता है। अब हम देखेंगे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। ये जो है ना बिहार में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं को मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, इसमें महाजन, भूस्वामी, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार इत्यादि शामिल हैं, जो साख के परंपरागत स्रोत हैं। इनमें ऋण प्रदान प्राप्त करना सबसे सरल है। ग्रामीण लोग उत्पादन तथा अन्य कार्यों के लिए ऋण लेते हैं और इसके लिए जो है ना ब्याज की ऊंची दर का भुगतान करना पड़ता है। इन संस्थाओं पर सरकार का कोई जो है ना प्रभावपूर्ण नियंत्रण, सरकार का कोई भी प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं है। संस्थागत वित्तीय संस्था की बात कीजिएगा सहकारी बैंक, जिसे कोऑपरेटिव बैंक के नाम से भी जानते हैं। बिहार राज्य में सहकारी बैंक द्वारा सहकारी साख व्यवस्था तीन स्तरीय है। एक प्राथमिक कृषि सरकारी साख समिति, दूसरा में केंद्रीय सहकारी बैंक। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां को। ये होता क्या है? इसमें जो है ना किसी गांव के कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं, जो कृषि के क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण यानी कि 1 वर्ष के लिए उपलब्ध कराते हैं। विशेष परिस्थिति में इसकी जो है ना अवधि 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसे जो है ना प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति कहेंगे। दूसरा बात कीजिएगा केंद्रीय सहकारी बैंक। तो यह जिला स्तर का बैंक है, जो कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को समर्थन देती है। तीसरा पॉइंट की बात कीजिएगा तो ये राज्य सहकारी बैंक है। ये होता क्या है राज्य सहकारी बैंक? यह राज्य स्तर का बैंक है, जो केंद्रीय सहकारी बैंक के ऊपर होते हैं। आरबीआई सर्वप्रथम पैसा राज्य सहकारी बैंकों को देता है। राज्य सहकारी बैंक पैसा केंद्रीय सहकारी बैंक को और केंद्रीय सहकारी बैंक पैसा प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को देता है। इसे पैक्स है, पैक्स किसानों को ऋण देती है, जो कि अभी हाल फिलहाल जो है ना जो एरिया में कोचिंग संस्थान चल रहा है वहाँ पैक्स का चुनाव होने वाला है। नेक्स्ट बात कीजिएगा भूमि विकास बैंक, जिसकी स्थापना जो है ना 1929 में हुआ था। तो इस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में की गई। यह बैंक किसान की दीर्घकालीन ऋण की
आवश्यकता को पूरा करता है। यह बैंक किसान की भूमि को बंधक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए जो है ऋण देता है। कृषि ऋण उचित ब्याज दर पर 15 से 20 वर्षों के लिए दिया जाता है ना, भूमि विकास बैंक के द्वारा। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं, राज्य स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक। अब हम लोग बात करेंगे व्यवसायिक बैंक, जिसे कमर्शियल बैंक के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें बात कीजिएगा 1969 ईस्वी में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि के क्षेत्र में ऋण की मात्रा बढ़ी। अगर अभी सार्वजनिक बैंक की बात कीजिएगा, है ना, तो टोटल 12 है, जिसमें स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद यूको बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है ना। इस प्रकार से जो है टोटल 12, एक लास्ट में बच गया इंडियन ओवरसीज बैंक जो होता है, टोटल 12 बैंक है। अगर यहाँ बात करते हैं, यह बैंक विभिन्न अवधियों के लिए ऋण देती है। अधिकतर ऋण अल्पकालीन होते हैं, जो कि व्यवसायिक बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है ना, पंपसेट, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, पशु हल खरीदने, कुआं के निर्माण, भूमि सुधार आदि के लिए जो है ना मध्यकालीन ऋण भी देते हैं। कौन? व्यवसायिक बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कीजिएगा तो इस बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई। इसका उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों, कारीगरों व छोटे उद्यमकर्ता को ऋण तथा जो है जमा सुविधा दिलाना है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। भारत में 23 राज्यों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ये डाटा इंपोर्टेंट है, इससे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की बात कीजिएगा, जिसे हम लोग नाबार्ड के नाम से जानते हैं। इसका स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। यह बैंक राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और आरबीआई से मान्यता प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण मुहैया करवाने का काम करता है। यहाँ बात कीजिएगा आगे, तो यह कृषि कार्यों के अतिरिक्त जो है इससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए भी जो है ऋण देता है। यह कृषि व ग्रामीण विकास में अनुसंधान को भी जो है बढ़ावा बढ़ाता है। व्यवसायिक बैंक के कार्य की बात कीजिएगा, व्यवसायिक बैंक का काम क्या है, तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में व्यवसायिक बैंक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जो कि निम्नलिखित है। आगे बात कीजिएगा, इसमें कौन कौन सा व्यवसायिक बैंक का कार्य है, तो जमा राशि स्वीकार करना, है ना। इसमें क्या है, तो समाज में अधिकांश व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। इस धन को सुरक्षा की दृष्टि से बैंकों के पास जमा कर देते हैं, जिस पर उन्हें जो ब्याज मिलता है। व्यवसायिक बैंक प्रायः 4 प्रकार के जमा राशि लेते हैं। अब वो कौन कौन सा है, तो अस्थायी जमा, जिससे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इस खाता में बैंक एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा करते हैं। सामान्यतः एक निश्चित अवधि के पूर्व इस खातों से रकम वापस नहीं ली जा सकती, इसलिए जो है ना सावधिक जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। सावधिक जमा या टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। जमा पर ब्याज की दर जो है ना ऊंची होती है। आगे बात कीजिएगा, तो तीसरा पॉइंट में है ना, इसे कहते हैं चालू जमा यानी कि करेंट डिपॉजिट। इस प्रकार के खातों में धन जमा करने या निकालने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता। इसमें जमाकर्ता इच्छानुसार कभी भी रुपए जमा कर सकता है या निकाल सकता है। अतः चालू जमा को मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट की बात कीजिएगा, तो संचयी जमा, जिसे सेविंग डिपॉजिट कहते हैं। तो इस प्रकार की जमा मुख्यतः मध्यम वर्ग की सुविधा के लिए है। इस खातों में रुपए जमा करने का कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, लेकिन रुपए निकालने पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। इस जमा पर ब्याज की दर स्थायी जमा से कम होती है। चौथा पॉइंट बात कीजिएगा, आवर्ती जमा, जिसे हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं।
इस प्रकार के खातों में एक निश्चित अवधि के लिए प्रति माह एक निश्चित रकम जमा की जाती है और इस अवधि के समाप्त होने के बाद यह रकम जमाकर्ता को ब्याज के साथ अदा कर दी जाती है। ऋण प्रदान करना। बात की जगह ऋण या कर्ज देना व्यावसायिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक निम्नलिखित तरीकों द्वारा ऋण प्रदान करते हैं। अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण। इस प्रकार का ऋण अति अल्पकाल यानी कि 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक के लिए दिया जाता है। अधिविकर्षण। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को उनकी जमा राशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है। जमा राशि से अधिक रकम निकालने पर बैंक को ब्याज देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कीजिएगा तो नगद साख यानी कि कैश क्रेडिट। जब व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को माल आदि की जमानत पर ऋण देता है तो उसे नगद साख कहते हैं। चौथा पॉइंट बात कीजिएगा, ये सब व्यावसायिक बैंक का कार्य है। ऋण एवं अग्रिम। ऋण एवं अग्रिम यानी कि लोन्स एंड एडवांस। जब बैंक अपने ग्राहकों को उचित जमानत के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए ऋण देता है तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। इस प्रकार के ऋण आभूषण अस्थायी जमा की रसीदों की जमानत पर लिए जा सकते हैं। 5वां पॉइंट की बात कीजिएगा। 5वां पॉइंट तो विनिमय बिल का भुगतान। व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर यानी कि भंजाकर भी व्यवसायिकों को ऋण देते व्यापारियों को ऋण देते हैं या फिर व्यवसायिकों से बोल सकते हैं। एजेंसी संबंधित कार्य। व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट का कार्य करता है जो कि निम्नलिखित है। ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से ब्याज, लाभांश, किराया इत्यादि का भुगतान प्राप्त करते हैं। वे उनके चेक तथा अन्य बिलों को एकत्र कर उनके खातों में जमा कर देते हैं। इस कार्य के लिए वे ग्राहकों से कमीशन लेते हैं। ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। ग्राहकों की ओर से बीमे की किस्त, जो बीमा होता है, जीवन बीमा वगैरह हो गया, किस्त, कर, ऋण तथा ब्याज इत्यादि का भुगतान भी करते हैं। तीसरा पॉइंट प्रतिभूति का क्रय विक्रय। व्यावसायिक बैंक ग्राहकों के आदेशानुसार प्रतिभूति, अंशपत्रों आदि का क्रय विक्रय करते हैं। प्रतिनिधि का कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि होते हैं। वे उनकी जो है संपत्ति को देखभाल, प्रबंध आदि का कार्य भी करते हैं। चौथा पॉइंट की बात कीजिएगा। मुख्य पॉइंट है सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्य को भी संपन्न करते हैं जिन्हें सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य कहा जाता है। यह निम्नलिखित है। मुद्रा का हस्तांतरण। बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए ड्राफ्ट आदि के द्वारा मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं। इसी को मुद्रा का हस्तांतरण कहा जाता है। साख पत्र या यात्री चेक जारी करना। व्यावसायिक बैंक ग्राहकों के लिए साख पत्र एवं यात्री चेक जारी करते हैं। साख पत्र पर विदेशी व्यापार में सहायक होते हैं तथा इनके आधार पर व्यापारियों को अपरिचित व्यापारियों से भी उधार मिल जाता है। यात्री चेक द्वारा यात्रियों को नगद भुगतान ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। बहुमूल्य वस्तु की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों के मूल्यवान वस्तुओं, आभूषण, दस्तावेज इत्यादि को अपने यहाँ लॉकर में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं। एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा। ये नेक्स्ट पॉइंट है। आधुनिक समय में शहरों में व्यावसायिक बैंक एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान कर रहे हैं जो कि साख के आधार पर बैंक अपने ग्राहकों को देती है। सहकारिता, जिसे कोऑपरेटिव कहते हैं। सहकारिता का अर्थ एक साथ मिलजुल कर कार्य करना है। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसमें व्यक्ति किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। मूलभूत तत्व की बात कीजिएगा तो इसके मुख्यतः 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला में लोग अपनी इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते हैं। दूसरा पॉइंट,
इसके सदस्यों की बुझ पूंजी, हैसियत अथवा किसी ही अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सबको एक जैसा अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट, यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही नहीं बल्कि पारंपरिक सहयोग द्वारा व्यक्ति और समूह के सुख समृद्धि को बढ़ाना है। भारत में सहकारिता का विकास की बात कीजिएगा। भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित होने के साथ हुआ। ये डाटा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति का स्थापना कर सकता है। इस अधिनियम का मुख्य दोष यह था कि इसमें गैर साख समितियों के स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं था। 1912 ईस्वी में दूसरा अधिनियम पारित कर देश के गैर साख समितियों के गठन की अनुमति प्रदान की गई। सहकारिता की प्रगति के मूल्यांकन तथा इस संबंध में आवश्यक सुझाव देने हेतु 1914 ईस्वी में मैकलेंगन समिति की नियुक्ति की। 1919 ईस्वी में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया। इसके संचालन का भार अब जो है ना राज्य सरकार के हाथ में आ गया। 1929 से 30 की मंदी का सहकारिता के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1937 ईस्वी में आरबीआई के अधीन खोले गए कृषि शाख विभाग का कार्य कृषि विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करना था। राज्य के विकास में भूमिका। सहकारिता बैंक का राज्य के विकास में क्या भूमिका है? बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। इसका एक बड़ा भाग निर्धनता यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करता है। बिहार के कुटीर एवं लघु उद्योग में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। विगत वर्षों में बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादन संघ कॉम्फेड दूध उद्योग में बहुत सफल हुआ है। यह सहकारी संघ सुधा ब्रांड नाम से दूध और जो है ना दूध उत्पादों का विक्रय करती है। अभी वर्तमान डाटा के अनुसार बात कीजिएगा तो ये जो सुधा कंपनी जो है ना हर एक प्रकार का जो है ना प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। मिठाई, घी, दूध, दही है ना इत्यादि। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी जो है ना अभी वर्तमान समय में समझौता की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना इसका माल का जो है ना बिक्री किया जाएगा। ये बिहार का कंपनी है सुधा। स्वयं सहायता समूह जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों खासकर महिलाओं का एक समूह होता है। ये सदस्य नियमित रूप से बचत करते हैं। बचत से ही जो है इसकी पूंजी का निर्माण होता है। सदस्य अपने ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे मोटे कर्ज इस स्वयं सहायता समूह से ही लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत कम ही जो है ना इंटरेस्ट रेट रहता है। यदि समूह नियमित रूप से बचत करता है तो 1-2 वर्ष बाद वह किसी बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है। बैंक समूह के नाम पर ऋण देता है तथा इसका उद्देश्य रोजगार में वृद्धि करना होता है। जैसे बात की जाए तो ग्रामीण बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, ये सब जो है ना स्वयं सहायता समूह को जो है मदद करने का काम करती हैं। समूह द्वारा अपने सदस्यों की बंधक जमीन को छुड़वाने, बीज, खाद आदि आवश्यकताओं को पूरा करने, गृह निर्माण, सिलाई मशीन, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण की रकम, ब्याज की दर, ऋण अदायगी की अवधि इत्यादि बातों का निर्माण समूह के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि ग्रुप में जो लोग बोलेंगे वही जो है ना बैंक के द्वारा किया जाएगा। इन ऋणों को लौटाने का दायित्व भी समूह का ही होता है ना। सूक्ष्म वित्त योजना। इस योजना के दौरान गांव, कस्बा और जिलों में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के द्वारा व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसमें छोटे पैमाने पर शाखा अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।
ये आपका जो है ना क्या हुआ, चौथा अध्याय समाप्त हो गया। इसे जो है ना आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो आप जो है ना हमारे नंबर 8210928002 पर, यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। अभी बात कीजिएगा तो टाइम 1:18 हो रहे हैं, रात का 1:18। हमें पूरा नींद आ रहा है, इसलिए गुड नाइट, है ना। ये सुबह तक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। आप इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए हुए रखिए, और जो मंथली टेस्ट सीरीज जो दिया जा रहा है वो दिया ही जाएगा, और हमने आपको बोल दिया ही है 500 अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो डेली होमवर्क सीरीज आपका जो है ना 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया जाएगा। धन्यवाद। एक बार फिर से गुड नाइट।